नमस्कार। सभी सकुशल होंगे। आपके सामने हम हाजिर हैं लेकर के लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस। आप सभी जानते हैं पब्लिक फाइनेंस का हमारा लेक्चर ऑलरेडी पहले से अपलोड है कि लोक वित्त क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, सार्वजनिक वस्तु क्या है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत क्या है। हम इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोबारा से दे रहे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए, सार्वजनिक व्यय। आज हम आपके सामने इकोनॉमिक्स बाय डी कुमार यूट्यूब चैनल पर लेके आए हैं कि आखिर में सार्वजनिक व्यय क्या है। पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए किया गया खर्च है। सार्वजनिक व्यय है जो सरकार यह प्रयास करती है कि एजुकेशन, रोड्स, हेल्थ, कम्युनिकेशन और भी तमाम सुविधाएं जिससे समाज के लोगों का, जनता का कल्याण हो सके, उसके लिए सरकार एक मुश्त बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर खर्च करती है। चाहे आप मनरेगा देख लीजिए, चाहे आप आत्मनिर्भर भारत देख लीजिए, चाहे आप नेशनल हाईवे देख लीजिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना और भी तमाम योजनाएं हैं जो सरकार लेके आती है और सरकार जनता पर खर्च करती है। उसके विभिन्न नियम हैं जिसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि अब तक आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे चैनल को, और अब आप आगे हम आपको बढ़ा रहे हैं कि सार्वजनिक व्यय, हमने आपसे बताया, उन खर्चों से है सरकार की जो देश की केंद्रीय, राज्य, स्थानीय सरकारें, प्रशासन, सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास और अन्य देशों की सहायता के लिए भी की जाती है। कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है दूसरे देशों को, अगर बेरोजगारी है या कोई और आपदा है, और जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे कोविड है, तो वहाँ पे एक देश दूसरे देश की मदद करता है, तो वो भी सार्वजनिक व्यय है। तो सार्वजनिक व्यय के आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर सरकार अधिकतम सामाजिक कल्याण, सरकार के द्वारा मैक्सिमम सोशल बेनिफिट प्राप्त की जा सकती है, और इसी को हम सार्वजनिक व्यय का नियम कहते हैं। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बने रहेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे कि सार्वजनिक व्यय का नियम क्या है। अब सार्वजनिक व्यय का महत्व। परंपरावादी अर्थशास्त्री तो मानते थे कि भाई सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए गतिविधियों, सामान्य गतिविधियों, जो आर्थिक गतिविधि हैं, बाजार में कोई उनको इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। चाहे आप एडम स्मिथ का सिद्धांत देख लीजिए, चाहे एडम स्मिथ के समर्थक अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत, चाहे पीगू हैं, चाहे मिल हैं, ये सब लेजेस फेयर पॉलिसी के समर्थक थे, हस्तक्षेप की नीति की, कि रोको मत जाने दो। लेजेस फेयर पॉलिसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है, आप सभी लोग उसको नोट कर लें अपने माइंड में कि लेजेस फेयर पॉलिसी, हस्तक्षेप की नीति किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ ने हमारे सामने रखा था कि भाई सरकार को बाजार में हस्तक्षेप नहीं। एडम स्मिथ आल्सो फेमस इकोनॉमिस्ट हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक हैं, और जिन्होंने लेजेस फेरे अर्थात हस्तक्षेप नीति को उन्होंने अदृश्य हाथ जैसा शब्द लिया जाता है, वो एडम स्मिथ ने ही हमारे सामने प्रोवाइड किया था, जिसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। तो एडम स्मिथ के समर्थक और एडम स्मिथ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहे, परंपरावादी या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहे जाते हैं। इन अर्थशास्त्रियों ने माना था कि रोको मत जाने दो अर्थात हस्तक्षेप की नीति, सरकार मतलब देश के कल्याण के लिए काम करे, युद्ध आदि से रक्षा के लिए काम करे, लेकिन वो ये मानते थे कि मार्केट सिस्टम अर्थात जो बाजार प्रणाली है वो वर्क करेगी, और बाजार प्रणाली में इकॉनमी अपने आप संतुलन की अवस्था में रहेगी। तो इसका लक्ष्य होता है अधिकतम कल्याण को बढ़ावा देना। जो निजी क्षेत्र द्वारा आर्थिक रूप से और कुशलता प्रदान, जो निजी क्षेत्र द्वारा, देखिए ये प्रायः वो मानते थे कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा वेलफेयर का काम नहीं करेगा, वो प्रॉफिट से ओरिएंट होता है। तो सरकार जो होती है वो घाटे वाले खर्च से अतिरिक्त धन का भी
निर्माण करती है। भाई सरकार को पता है कि कुछ सेक्टर में खर्च करने के बाद भी प्रॉफिट नहीं होगी, उसके बावजूद भी सरकार जनता के कल्याण के लिए खर्च करने का प्रयास करती है। और यही राष्ट्रीय आय, यही सार्वजनिक व्यय का महत्व है कि भाई सार्वजनिक व्यय के माध्यम से ही देश और सोशल वेलफेयर, देश का सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक ग्रोथ, देश का इकोनॉमिक पैटर्न और लाइफ स्टैंडर्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर के माध्यम से ही बढ़ाया जा सकता है। तो यही इसका इम्पोर्टेंस है। इसके देखिए ये जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट। इसके साथ हम आपको टैक्सेशन पढ़ाएंगे, आपको फिस्कल पॉलिसी इम्पैक्ट पढ़ाएंगे, आपको टैक्सेशन की बहुत सारी थियरी आप पढ़ेंगे टैक्स इम्पैक्ट क्या है, विवर्तन क्या है, शिफ्टिंग क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के इम्पैक्ट क्या है, हम सारी चीज़ें, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हम आपसे बात करेंगे। तो ये धीरे धीरे करके आप इन लेक्चर्स को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, समझें और अपना काम भी आप करें। और कमेंट बॉक्स में पढ़ने के बाद ज़रूर से ज़रूर लिखें कि आपको क्या इससे बेनिफिट हुई, ताकि हमको ये समझ में आ सके कि हम जो अपनी बात आपसे कहना चाह रहे हैं वो बात आप तक पहुंच रही है और आपके ब्रेन में, आपके माइंड में ये एंट्री कर रही है कि ये जो लेक्चर्स हैं वो कितने इम्पोर्टेंट्स हैं और इन लेक्चर का इम्पैक्ट क्या है, जिससे आपका ज्ञान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ये हमको पता चल सके। तो देखिए प्रोफेसर फिंडले सिराज ने सार्वजनिक व्यय के 4 सिद्धांतों, 4 नियमों की चर्चा की। फिंडले सिराज कहते थे कि सरकार को उन जगहों पे इस प्रकार से खर्च करनी चाहिए जिससे सामाजिक लाभ अथवा हित अथवा कल्याण अधिकतम हो। मतलब फिंडले सिराज का पहला एक लाभ हितवा हितमितव्ययिता। वो कहते थे सरकार जनता की प्रतिनिधि और संरक्षक होने के नाते जनता का जो धन है वो सरकार के पास धरोहर के रूप में रहता है, वो एसेट्स हैं। तो उसको सरकार का यह दायित्व है कि वह अत्यंत ही आवश्यक कार्य पे वो उसको व्यय करे, ऐसे कार्यों पर व्यय ना करे जिससे सामाजिक कल्याण में कोई वृद्धि ना हो। तो ये मितव्ययिता का भी ख्याल रखने के लिए फिंडले सिराज ने चर्चा की है। स्वीकृत का नियम, सिराज ने यह कहा कि भाई इस सिद्धांत का उद्देश्य यह है कि जो भी व्यय किया जाए उसकी स्वीकृत उचित सिस्टम से ली जाए और उससे उचित, जिससे वो जो जस्टिफाइड सिस्टम है, अर्थात जैसे मान लीजिए अथराइज जो बॉडी है वहाँ से परमिशन ले ताकि अथराइज बॉडी पॉलिसी भी बना सके। ऐसा नहीं कि मनमाना आप खर्च कर लें। आधिक्य का नियम, चौथा उन्होंने कहा कि सिराज ने स्पष्ट किया कि सरकार को अपनी व्यय अपनी आय से अधिक नहीं करनी चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि सिराज संतुलित बजट के हिमायती थे। प्रोफेसर सिराज जो थे वो बैलेंस बजट को थोड़ा महत्व दे रहे थे। तो उनके ही शब्दों में राजकोषीय संस्थाओं को अपनी आय की प्राप्ति एवं व्यय व्यक्तियों के समान ही करनी चाहिए। मतलब जितनी आय और जितनी व्यय है, जितनी आय है उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए और जिससे सरकार को संतुलित बजट अपनाना चाहिए। अब दूसरे अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर निकोलसन। प्रोफेसर निकोलसन ने 4 भागों में बांटा कि सार्वजनिक व्यय कैसे किया जाए। वो पहला कहते थे कि वह व्यय जिससे सरकार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी प्रकार की आय नहीं प्राप्त हो, जैसे युद्ध है, युद्ध पीड़ित हैं, अकाल से ग्रस्त हैं अथवा अन्य किसी संकट से त्रस्त लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता। तो यहाँ पे देखिए निकोलसन ने कहा कि सरकार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी प्रकार की आय नहीं प्राप्त हो तो ऐसे भी व्यय को सरकार को करना चाहिए। वो मतलब कुल मिला के सोशल सिक्योरिटी की बात करते थे। वह सार्वजनिक व्यय जो राज्य को कोई आय तो नहीं प्राप्त करे पर परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कुछ आय प्राप्त करे। तो यहाँ पे वो कह रहे थे कि भाई चाहे भले प्रत्यक्ष रूप में आय ना मिले लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ आय मिले, जैसे स्कॉलरशिप सरकार को देनी चाहिए जिससे कारण लोगों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। तीसरा उन्होंने कहा कि वह व्यय जो सरकार को आंशिक रूप से प्रत्यक्ष आय प्राप्त करे दे, वहाँ पे भी सरकार को व्यय करना चाहिए। चौथा वो कहते हैं वह व्यय जिससे सरकार को लागत से अधिक की आय मिल जाए तो वहाँ पे भी सरकार को व्यय। तो मतलब सरकार को जो पब्लिक एक्सपेंस जो उसकी व्यय है वो हर तरह से वो करने के लिए बात करते हैं। एडम स्मिथ ने कार्य के आधार पर सार्वजनिक व्यय को 3 भागों में बांटा, रक्षात्मक व्यय, व्यावसायिक व्यय और तीसरा उन्होंने कहा विकासात्मक। रक्षात्मक मतलब जिससे देश की सुरक्षा, सेना, पुलिस, प्रशासन पर खर्च करना चाहिए। व्यावसायिक वे व्यय होते हैं जो उद्योगों और व्यापारों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किए जाते हैं। इन व्ययों के कारण आर्थिक औद्योगिक विकास की गति तीव्र होती है और उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है विकासात्मक व्यय में।
इसके अंतर्गत वित्तुत है, व्यय है और तमाम भी व्यय आते हैं। विकासात्मक व्यय देखिए, व्यावसायिक हो गया। विकासात्मक देखें, एडम स्मिथ ने उन व्यय को रखा विकासात्मक जिसमें जो देश के आर्थिक विकास, भौतिक विकास में सहायक हो, जैसे शिक्षा पर व्यय। तो ये सारे व्यय के एडम स्मिथ हिमायती थे। प्रोफेसर जे.एस. मिल ने आवश्यक और ऐच्छिक व्यय दो भागों में, और आवश्यक व्यय उन्होंने कहा कि आवश्यक व्यय के अंतर्गत उन वे व्यय हैं जो अनिवार्य हैं। ऐसे व्यय सरकार की इच्छा पर निर्भर करते हैं जो ऐच्छिक भी हैं। मतलब कुछ व्यय तो अनिवार्य हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कंपलसरी एक्सपेंडिचर है, इसकी देश को हमेशा ज़रूरत रहेगी। तो ये और कुछ तो इच्छा पर व्यय होते सरकार के, जैसे कोई योजना लेके आनी है, अगर सरकार की इच्छा है तो प्रोजेक्ट लेके आएगी, प्लान लेके आएगी और वहाँ पे खर्च करेगी, नहीं इच्छा है तो नहीं लेके आएगी। और देखिए यहाँ पे डाल्टन ने दो भागों में बांटा, अनुदान और क्रय मूल्य को सार्वजनिक व्यय में। डाल्टन ने कहा कि सरकार को ऐसे व्यय जैसे सरकार कुछ प्रतिफल नहीं प्राप्त होते हैं, उन्हें डाल्टन ने अनुदान के रूप में रखा। सरकार ने कहा भी कुछ व्यय, डाल्टन ने कहा ऐसे होते हैं जो सरकार को कोई मतलब रिटर्न नहीं देते हैं, वो सब्सिडी हैं। अनुदान के अंतर्गत नकद तथा सेवाएं दोनों आ सकती हैं, जैसे वृद्धावस्था में नकद पेंशन, बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता, स्वास्थ्य संबंधी व्यय, निःशुल्क शिक्षा, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा अनुदान में रखी जाएगी। ये बहुत आवश्यक है, इसे खर्च करना पड़ेगा। पर जब सरकार की अपनी सेवाओं के बदले कुछ प्रतिफल मिल जाए तो उसे क्रय मूल्य कहेंगे। मतलब जो अगर कोई सरकार सर्विस दे रही है, अगर वहाँ उसके बदले कोई, जैसे सरकार ने कोई मान लीजिए डिपार्टमेंट खोला, जैसे एजुकेशन सेक्टर में वो फीस जमा हो रहा है, तो वो सरकार की कुछ उसका रिटर्न भी है, तो ये भी आवश्यक है। तो सरकार को दोनों में अपना पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपने ये समझ लिया कि सार्वजनिक व्यय क्या है, सार्वजनिक व्यय के नियम क्या है, सार्वजनिक व्यय के महत्व क्या हैं। तो मुझे लगता है कि आपने सारी बात समझी और अब कोई समस्या आपको नहीं आएगी। इसके आगे हम आपको और भी तमाम लेक्चर पब्लिक फाइनेंस में लेके आएंगे, और आप बने रहिए इसी चैनल पर, पढ़िए पूर्णतः निःशुल्क, आपको मज़ा आ जाएगा। चाहे आप बीए में हैं, चाहे एमए में हैं, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, या आप इंडियन इकॉनमी सामान्य ज्ञान अध्ययन पढ़ रहे हैं, या आप कहीं कम्युनिकेशन इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको तमाम तरह की आवश्यक चीज़ें हम आपको देने की कोशिश करेंगे। और आप जुड़िए हमारे इकोनॉमिक्स का सबसे महत्वपूर्ण चैनल डी कुमार के नाम से, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आप फीडबैक देना ना भूलें बच्चों। मेरा यही आपसे निवेदन है कि अपना फीडबैक ज़रूर लिखें, और स्टडी मटेरियल के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तमाम देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, तमाम परीक्षाओं की स्टडी मटेरियल भी हम उपलब्ध कराते हैं, तो इससे भी आप हमसे जुड़ करके हमें मेल कर सकते हैं। सबसे पहले आप हमें मेल करेंगे कि आप इंटरेस्टेड हैं, और तो हम आपसे खुद ही, आप अपना मोबाइल तो उसमें संपर्क करेंगे और आपसे बात होगी, और आपको ये स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराएंगे। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं, बने रहिए और अपना स्नेह बनाए रखिए। थैंक यू, नमस्कार।